हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दे कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्रोमोसोम जो हैं ये कुछ धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो कि हमारी कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस में उपस्थित होती हैं और हमारी आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं। इसीलिए इन्हें आनुवंशिकता के वाहक या हेरिडिटरी व्हीकल भी कहा जाता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन, हेरिडिटरी वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन मैकेनिज्म्स। इन्हें आसानी से अभिरंजित किया जा सकता है और इनकी इसी प्रॉपर्टी के वजह से इन्हें कलर्ड बॉडी या क्रोमोसोम्स नाम दिया गया है। सर्वप्रथम 1842 में कार्ल नागेली ने इन्हें ऑब्जर्व किया पादप कोशिकाओं के अंदर। डब्ल्यू वोल्डेयर ने 1888 में इन्हें क्रोमोसोम्स नाम से संबोधित किया। वोल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी ने 1902 में यह सजेस्ट किया कि क्रोमोसोम जो हैं दे आर बेसिकली फिजिकल कैरियर्स ऑफ द जीन, यानी कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो जीन्स हैं उनके वाहक होते हैं और सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेकर के जाते हैं। और इसी परिकल्पना को क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस या गुणसूत्र परिकल्पना या सटन बॉवेरी परिकल्पना का नाम दिया गया। क्रोमोसोम जो है किसी भी कोशिका में, प्राणी कोशिका में जो गुणसूत्रों की मूल संख्या होती है या कोशिकाओं में पाई जाने वाली सोमेटिक कोशिकाओं में जो संख्या पाई जाती है उसे सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। यानी कि कोशिका में जो सोमेटिक कोशिकाएं होती हैं, इकाई कोशिका होती है, उनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसे हम सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यह एक द्विगुणित संख्या होती है क्योंकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र जो हैं वो जोड़ों में उपस्थित होते हैं या पेयर्स में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से पाए जाने वाले पेयर्स को हम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक प्राणी की जो गैमेट्स या युग्मक कोशिकाएं होती हैं, युग्मक कोशिकाओं के अंदर कई कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसे हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या एक गुणक क्रोमोसोम्स गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो है वो माइटोटिक डिवीज़न यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा इनकी संख्या को प्रिजर्व करके रखा जाता है। यानी कि हर कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र की संख्या जो है वो नियत बना के रखी जाती है और हर एक प्राणी के अंदर या हर एक स्पीसीज़ के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो उसका एक आइडेंटिकल फीचर होता है या उनके लिए एक नियत संख्या होती है। क्रोमोसोम्स के नंबर जो है प्रत्येक जाति के अंदर भिन्न भिन्न पाया जाता है। विभिन्न प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या को हम किसी भी जाति की कॉम्प्लेक्सिटी या जो जटिलता है उससे हम उसे कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि प्रोटोजोअन जो कि बहुत लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर यदि पैरामीशियम के अंदर हम गुणसूत्रों की संख्या देखें तो उनके अंदर 30 से 40 संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाइड्रा के अंदर 32 के करीब गुणसूत्र पाए जाते हैं। एस्केरिस के अंदर 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम एक फाउल यानी कि मुर्गे के अंदर देखें तो टोटल 78 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज उनके अंदर 8 से 50 तक कई कोशिका के अंदर 8 से 50 तक की संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम डज नॉट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पीसीज। एक ह्यूमन के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 2n नंबर जो है 46
क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनके अंदर से 22 पेयर्स यानी कि 22 पेयर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से समान होते हैं, इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि लास्ट का एक जो जोड़ा है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों की संरचना की जो अध्ययन की जो विधि है उसे हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। कैरियोटाइपिंग इज अ टेक्निक टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट इन अ स्पीसीज। कैरियोटाइपिंग के अंदर हम क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करते हैं, उन्हें स्टेन करते हैं और उनका फोटोग्राफ बना करके उनका अध्ययन करते हैं। और ये टेक्निक जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करने में एक आधारभूत माध्यम प्रदान करती है। इसके पश्चात देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। किसी भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्र का जो पेयर है उसका प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वो एक समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। ईच सेल हैज़ अ पेयर ऑफ ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से मिलकर के बना होता है, जिसके अंदर एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल और उसके साथ में कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। ईच क्रोमोसोम्स कंटेन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड नंबर ऑफ जीन्स। हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए की एक श्रृंखलाबद्ध संरचना के रूप में जीन्स की उपस्थिति होती है। हर एक जीन जो है वो अपने आप को एक प्रोटीन के द्वारा अभिव्यक्त करता है और ये जीन जो है वो श्रृंखलाबद्ध रूप में क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं। बेसिकली जीन्स दे आर पार्ट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का छोटा पार्ट है जो कि किसी प्रोटीन को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी भी क्रोमोसोम्स की संरचना को अध्ययन करने के लिए हमें सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो उसका सेल डिवीज़न के अंदर हमें उसकी संरचना का अध्ययन करना आसानी से हो सकता है। एक क्रोमोसोम की संरचना को देखने के लिए हम ये देखते हैं, दिस इज़ अ सेल। एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नियत संख्या के अंदर या कांस्टेंट नंबर के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। एक गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किसी भी क्रोमोसोम्स के अंदर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसकी और अधिक अनकॉइलिंग करने पर या अकुंडलन करने पर हमें डीएनए का एक संपूर्ण धागे रूपी संरचना के अध्ययन कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स को निम्न मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला भाग है क्रोमेटिड्स। हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्रोमेटिड्स या भुजाएं कहते हैं। एक क्रोमोसोम्स की दोनों भुजाओं को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है, जो कि माइटोटिक अवस्था के मेटाफेज अवस्था के अंदर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हर एक क्रोमेटिड के अंदर एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और माइटोटिक अवस्था के अंदर माइटोटिक यानी कि एक समसूत्री विभाजन की जो एनाफेज अवस्था होती है उसके अंदर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होकर के अपोजिट पोल के ऊपर माइग्रेट करते हैं। ये क्रोमोसोम है। इसके क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं जो हैं वो आपस में क्रोमेटिड्स कहलाती हैं और आप एक ही क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे से समान होती हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। उसके पश्चात आता है सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में एक सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई रहती हैं। सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर से अटैच होने का जो काम है वो सेंट्रोमियर ही करता है, यानी कि सेंट्रोमियर नामक स्थान के द्वारा ही क्रोमोसोम जो हैं वो स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं। हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर नंबर और पोजीशन जो है सेंट्रोमियर का वो अलग अलग हो सकता है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम को दो भागों में विभाजित करता है। जो इसकी छोटी आर्म होती है उसे पी आर्म कहते हैं, जबकि जो लंबी आर्म होती है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। सेंट्रोमियर के बीच में एक बड़ी सेंट्रल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। इस काइनेटोकोर के अंदर डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है और स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये बंधे रहते हैं। काइनेटोकोर जो है वो
विभिन्न प्रकार की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाले ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं उनको पॉलीमराइज करने के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। सेंट्रोमियर जो है इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। तो एक सेंट्रोमियर जो है वो दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़े रखने का काम करता है। साथ ही साथ ये सेंट्रोमियर जो है ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होने का काम करता है। उसके पश्चात आता है हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी इसे हम कहते हैं। सेंट्रोमियर के अतिरिक्त क्रोमोसोम्स के ऊपर एक और संकीर्णन या कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की उपस्थिति हर प्रत्येक गुणसूत्र या प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर अनिवार्य नहीं होती है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम एनाफेज अवस्था के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जो सेंट्रोमियर है या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो बेंडेड रहता है या मुड़ा हुआ रहता है। तो सिर्फ द्वितीय जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अतिरिक्त जो कॉन्स्ट्रिक्शन या संकीर्णन पाया जाएगा उसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये जो केंद्रिका है न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका की जो परिधि होती है, परिधि का निर्माण करने का कार्य जो है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र जो होते हैं उन्हीं के ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, जो कि केंद्रिका या न्यूक्लियस की परिधि का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन रीजन को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं। उसके पश्चात आते हैं हमारे टीलोमेरिक एंड्स या टीलोमियर्स। किसी भी गुणसूत्र का जो अंतस्थ पार्ट होता है उसे हम टीलोमियर्स कहते हैं। टीलोमियर्स गुणसूत्र के वे पार्ट होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की पुनरावृत्ति के दौरान पुनरावृत नहीं होते हैं या रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं। टीलोमियर्स जो हैं ये पोलर रीजन्स होते हैं और विभिन्न गुणसूत्रों के ब्रेक होने पर उनके आपस में फ्यूज़न होने या संयुक्त होने से रोकते हैं। सैटेलाइट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पश्चात जो घुंडीनुमा भाग रहता है, एक इलोंगेटेड सेगमेंट होता है जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पश्चात उपस्थित होता है, उसे हम सैटेलाइट रीजन कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जिनके ऊपर सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर ये सैटेलाइट रीजन है जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पश्चात उपस्थित होते हैं। ये कुछ ही गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके पश्चात है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल से ही मिलकर के बना होता है। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर डीएनए, आरएनए एवं कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। कोशिका विभाजन की जो इंटरफेज अवस्था होती है उसके दौरान गुणसूत्र जो है वो अकुंडलित होकर के क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी कि क्रोमेटिन धागों के रूप में पाए जाते हैं, थिन क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। और सेल डिवीज़न के दौरान ये क्रोमेटिन मटेरियल ही कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर दो विशिष्ट भागों की स्थिति को हम अध्ययन कर सकते हैं। जो डार्कली स्टेन्ड भाग होते हैं वो ज़्यादा कंडेंस्ड रीजन होते हैं क्रोमेटिन के, उन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन रीजन कहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन वे रीजन होते हैं जो कि जनरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दे आर कंडेंसली या कॉम्प्लेक्सली पैक्ड, दे आर कॉम्प्लेक्सली पैक्ड रीजन्स विच डू नॉट एक्सप्रेस देयर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन्स होते हैं। जो लाइट स्टेन रीजन्स होते हैं दे आर डिफ्यूज रीजन ऑफ द क्रोमेटिन एंड दे आर कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन रीजन। जेनेटिकली एक्टिव होते हैं ये वाले भाग और लूजली पैक्ड होते हैं। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो लूजली पैक्ड होता है। प्रोफेज अवस्था के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल जो है उसे हम थिन फाइबर्स, थिन फिलामेंट्स के रूप में देखते हैं। इन थिन फिलामेंट्स को हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इंटरफेज अवस्था के अंदर इन क्रोमोनिमेटा के ऊपर हमें एक मोतियों की माला के समान छोटे छोटे बीड्स के समान संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के प्रकार। सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पर क्रोमोसोम्स को कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर सिर्फ एक सेंट्रोमियर उपस्थित होता है उन्हें हम मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर सेंट्रोमियर पूरे क्रोमोसोम के ऊपर डिफ्यूज्ड पाया जाता है
और उनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पूरी लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच रहती है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एसेंट्रिक क्रोमोसोम कई बार विभिन्न परिस्थितियों के अंदर क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ ऐसे क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं जिनके अंदर सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है ये माइटोटिक स्पिंडल द्वारा अटैच नहीं हो सकते हैं और गुणसूत्र सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन की अवस्था के अंदर किसी भी एक कोशिका के अंदर चले जाते हैं। दोनों कोशिकाओं में समान रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम इसी तरीके से क्रोमोसोमल एब्रेशन की विभिन्न अवस्थाओं में क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं और ऐसे दो भाग जिनके ऊपर की सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ करके ऐसा क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं जिन पर दो सेंट्रोमियर की उपस्थिति होती है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ये भी इस प्रकार के क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं और दे माइग्रेट टू अपोजिट पोल रिजल्टिंग इन फ्रेगमेंटेशन। दो अलग अलग पोल के ऊपर क्योंकि दोनों सेंट्रोमियर जो हैं वो माइटोटिक स्पिंडल से अटैच होते हैं, अलग अलग पोल पे जाने की वजह से क्रोमोसोम्स का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम रोड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक ही आर्म यानी कि एक ही भुजा पाई जाती है, उसमें शॉर्ट आर्म यानी कि पी आर्म अनुपस्थित होती है। टीलोमेरिक क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमन बींग्स में अनुपस्थित होते हैं। दीज आर द टीलोमेरिक क्रोमोसोम जिनके ऊपर पी आर्म यानी कि छोटी भुजाओं की अनुपस्थिति होती है। सेंट्रोमियर जो है वो सिरों से जुड़े हुए होते हैं, क्रोमोसोम के सिरों पर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरे प्रकार के क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। इस प्रकार के क्रोमोसोम के अंदर भी सेंट्रोमियर जो है वो अंतः सिरों के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं और अंततः एक छोटी आर्म और एक लंबी आर्म यानी कि क्रोमेटिड जो है वो एक छोटी आर्म के रूप में या पी आर्म के रूप में और एक बहुत लंबी आर्म यानी कि लॉन्ग आर्म क्यू आर्म के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरे प्रकार के जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम सब मेंटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। इस प्रकार के क्रोमोसोम जो हैं जनरली जे या एल की आकृति में पाए जाते हैं। इसमें एक छोटी आर्म पी आर्म उपस्थित होती है जबकि दूसरी भुजा छोटी आर्म पी आर्म की तुलना में थोड़ी लंबी होती है। लास्ट प्रकार के जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। इसके अंदर शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म की लंबाई जो है वो लगभग समान होती है। क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर जो है उसकी उपस्थिति बिल्कुल लगभग मध्य में होती है। इस प्रकार से दोनों भुजाओं की लंबाई जो है वो लगभग समान हो जाती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम्स के फंक्शन यानी कि कार्य। The main function of chromosome is to carry genetic material from one generation to another. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो आनुवांशिक सूचना है उसको ले जाने का काम करता है। क्रोमोसोम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड एक्ट एज अ गाइडिंग फोर्स इन द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर एंड रीजनरेशन प्रोसेस। क्रोमोसोम प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम गेटिंग टेंगल्ड एंड डैमेज। आपस में डीएनए को एक दूसरे से उलझने और नष्ट होने से बचाता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इसी तरीके से स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होने के लिए सेंट्रोमियर एक स्थान प्रदान करता है जो कि स्मूथ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को रेगुलेट करता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम को अलग अलग सिरों पर मूव करने या जाने में मदद करता है। ईच क्रोमोसोम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स दैट प्रिसाइजली कोड फॉर मल्टीपल प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर हज़ारों की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स को कोड करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।